महिला पतंजलि योग समिति की और हमारी ऑनलाइन योग कक्षा है। आज इस ऑनलाइन योग कक्षा में डॉक्टर दिनेश विश्वास जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आदरणीय डॉक्टर दिनेश विश्वास जी की उपस्थिति हम सभी के लिए प्रसन्नता और सौभाग्य की बात है। आप BAMS संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी, CCYP BHU वाराणसी तथा DNHE इग्नो दिल्ली से शिक्षा प्राप्त की है आपने। इसके अलावा आपने अन्नामलाई यूनिवर्सिटी चेन्नई तथा फिलीपींस से भी उच्च शिक्षा प्राप्त की है। और आप वर्तमान में काया बंधु मल्टी स्पेशलिस्ट आयुर्वेदा हॉस्पिटल बरेली के डायरेक्टर हैं और JBDG हेल्थ केयर सेंटर में कंसल्टेंट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर विश्वास जी को साइकोमेट्रिक डिजीजेज के क्षेत्र में लगभग 15 वर्ष का अनुभव है और आप एक काउंसलर एवं स्पिरिचुअल हेल्थ स्पेशलिस्ट भी हैं। योग एवं स्वस्थ जीवन शैली के माध्यम से शरीर और मन के संतुलन पर विशेष आप जोर देते हैं। आप स्वयं भी एक योग शिक्षक हैं। आज हमारे बीच विशेष प्रसन्नता की बात है कि आप गॉल ब्लैडर और किडनी स्टोन के आयुर्वेदिक उपचार के विषय पर हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। यह एक बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण विषय है। इसके बारे में हम आपके अनुभव और ज्ञान से निश्चित रूप से लाभ प्राप्त करेंगे। मैं योग परिवार की ओर से आदरणीय डॉक्टर दिनेश विश्वास जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि अपना ज्ञान और अनुभव हम सभी को साझा करें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है सर आप लोगों को? जी सर जी। ठीक है। आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है और अमूमन आप लोग सुनते रहते होंगे कि उसको स्टोन्स हो गए, पथरी हो गई, आज उसका ऑपरेशन हो गया। और बहुत इजीली ये सुनने में फ्रिक्वेंटली मिलता है हम लोगों को कि गॉल ब्लैडर की सर्जरी बहुत तेजी से हो रही है ना। किडनी स्टोन का तो एक स्कोप रहता है कि भाई डॉक्टर के पास गया, मेडिसिन ली, पानी ज्यादा पिया, आहार विहार में थोड़ा सा नियम संयम से चले तो जिससे उसका किडनी स्टोन्स निकलने की संभावना रहती है। बट गॉल स्टोन्स का आप सुनते होंगे कि ऑन एंड ऑफ ऑपरेशन कराना ही पड़ रहा है। तो आइए हम लोग सब लोग समझते हैं कि ये स्टोन्स बनते क्यों हैं सबसे पहले, और दोनों ही एस्पेक्ट हम लोग लेंगे। सबसे पहले हम, चूंकि मैं आयुर्वेदिक विधा से आता हूं, तो मैं पहले आपको आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि क्यों बनता है, और उसके बाद फिर हम लोग एलोपैथिक मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है उसके आधार पर हम लोग समझेंगे कि किस क्यों हम लोग को स्टोन्स ज्यादा बन रहे हैं, पथरी ज्यादा बन रही है। देखिए, संपूर्ण शरीर में तीनों दोष व्याप्त हैं, वात पित्त कफ, और इन तीनों के संतुलन से ही शरीर को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है, स्वस्थ रूप से चलाया जा रहा है। लेकिन किंच कभी भी किसी भी कारणवश जो आहार विहार की नियमितता होती है उसकी वजह से वात पित्त कफ अगर अपने लेवल से बढ़ जाते हैं, वृद्धि को प्राप्त होते हैं या फिर क्षय को प्राप्त होते हैं, दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, हमको रोगों की उत्पत्ति होती है। थोड़ा सा मैं आप लोगों, क्योंकि आप लोग योग साधक है, आयुर्वेद और योग से जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वात का जो काम होता है वो होता है ट्रेवल। कहीं पे भी अगर बॉडी में काम मूवमेंट हो रहा है, गति है, तो वहां पे वात का रोल होता है। इसलिए इसको बोला गया वा गति गंधुने हो, यानी कि जहां पे भी गति है वो वात का काम है। तो मैं बोल रहा हूँ, मैं हाथ हिला रहा हूँ, मेरे दिमाग में कोई मैसेजेस जा रहे हैं कि मुझे क्या बोलना है, और वहां से मुख से क्या डिलीवर हो रहा है, तो ये सब काम वात का है। इसी तरीके से अगर हम देखें अपने गॉल ब्लैडर को, अपने लीवर को, अपनी किडनी को, तो लीवर का काम, यकृत का काम है पित्त को उत्पन्न करना, कोलेस्ट्रॉल को उत्पन्न करना। तो पित्त क्या है, बेसिकली पित्त में जो हमारा बेसिक पित्त जो होता है उसके साथ साथ कफ भी रहता है, किसके फॉर्म में, कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में। तो लीवर जो कोलेस्ट्रॉल बना रहा है, जो बाइल बना रहा है, वो किस लिए जरूरी है, खाने के पाचन के लिए जरूरी है। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो लीवर जो रेगुलर वे में कोलेस्ट्रॉल और बाइल का सिक्रेशन कर रहा है, उसको स्टोर करने का काम कौन करता है, गॉल ब्लैडर, जो कि लीवर के जस्ट नीचे होता है। अब गॉल ब्लैडर का क्या है, जब भी खाना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि पेट में गया, वहां पे लगभग 4 घंटा रुका, उसके बाद वो छोटी आंत में जब आता है, तो जैसे ही छोटी आंत में जाता है तो ब्रेन से एक मैसेज आता है कि भाई खाना आ चुका है छोटी आंत में, अब आप वहां पे जो आपने एकत्रित किया है बाइल को, पित्त को, उसको आप एक्सक्यूज करके, यानी कि अपने आप को एक्सक्यूज करके वहां से आप
निकाल करके छोटी आंत की तरफ डाल दो। तो ये बेसिकली काम होता है गॉल ब्लैडर। ठीक है। अब होता क्या है वहां पे जब स्टोर हुआ तो क्या क्या स्टोर हुआ, वहां पे स्टोर हुआ पित्त के फॉर्म में, जो बाइल हम लोग निकालते हैं वो उसमें पित्त, दूसरा कफ, कफ किसके फॉर्म में, कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में। ठीक है। और ये जो वहां से निकालने का काम है, मैंने क्या बताया, गति जो होगी वो किसकी वजह से होगी, वात की वजह से। यानी कि तीनों दोष साम्यावस्था में अगर होते हैं तो ये जो प्रक्रिया है बिल्कुल सामान्य रूप से होती है। लेकिन अगर कभी भी पित्त बढ़ जाए, कभी भी कफ बढ़ जाए, या वात का रास्ता रोक ले, कौन, खुद ये दोनों स्वयं, पित्त और कफ। अब होता क्या है कि सबसे पहले कफ जो होता है उसका नेचर होता है स्निग्ध, पिच्छल, सलक्षण, ये उसके गुण होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो उसमें गुरुता आती है, गुरु भी गुण रहता है कफ का। अब है क्या, इस सब की वजह से वहां पे कंडेंसेशन होने लगता है अगर हम लोग कफज आहार विहार ज्यादा करेंगे। क्योंकि भाई कफज आहार विहार ज्यादा करोगे तो कफ ज्यादा बनाएगा, बॉडी में कफ ज्यादा बनेगा तो लीवर में भी कफ ज्यादा बनेगा, कफ ज्यादा बनेगा तो वहां से जो निकलने वाला कफ है जो कि एकत्रित हो रहा है गॉल ब्लैडर में, तो वहां पे ज्यादा आएगा, जिसकी वजह से वो क्या होता है, कंडेंस हो जाता है। कंडेंस होने की वजह से क्या होता है वहां पे पिंडीभूत होने लगता है वो, और पिंडीभूत होने की वजह से वहां पे पित्त भी चूंकि साथ में लगा हुआ है, इसलिए आपने, इसलिए देखिए जितने भी गॉल स्टोन्स के पेशेंट होते हैं उन लोग की एक कॉमन प्रॉब्लम रहती है कि सर मेरे को जलन रहती है, पेट में जलन रहती है, मेरे को पित्त ज्यादा बनता है, एसिड ज्यादा बनता है, अलग अलग प्रेजेंटेशन है, गैस ज्यादा बनती है। ये सारे प्रेजेंटेशन होते हैं गॉल स्टोन के पेशेंट्स के। अब अगर वहां पे कफ पिंडीभूत हो जाता है तो वो क्या करेगा, जो वहां पे आया हुआ पित्त है उसका भी रास्ता रोकेगा। दूसरा, अगर वो ज्यादा वहां पे बड़ी पथरी है तो वो वात का रास्ता, क्योंकि वात सुचारू रूप से चलनी चाहिए वहां पे। अगर वात कहीं पे भी रुकती है तो वहां पे क्या करता है, अपने लक्षण को प्रदर्शित करती है। गॉल स्टोन का पेशेंट में पेन बहुत कॉमन एक फीचर है। पेन इसीलिए होता है क्योंकि जैसे ही कफ वहां पे पिंडीभूत होके स्टोन के रूप में किसका रूप ले, वात का रास्ता रोक लेती है, तो वहां पे पेशेंट को पेन होने लगता है। या फिर कभी कभी क्या होता है, हम लोग वाताजाहार विहार ज्यादा करते हैं, जैसे रूख खा हमने खा लिया ज्यादा, ठंडी चीजें ज्यादा खा ली, तो वहां पे वात ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, और वहां पे स्पेस है नहीं उसको निकलने के लिए। तो जब वात बढ़ जाएगी तो फिर वो वहां से अगर नहीं निकल पाएगी तो वहां पे क्या होगा, अपने लक्षणों को प्रदर्शित करेगी, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन हो। तो ये कॉमन सी चीजें हैं जो हमें समझनी पड़ेगी आयुर्वेदिक प्रोस्पेक्ट की, अगर हम लोग बात करते हैं। अगर हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट देखें, मॉडर्न में क्या होता है, मॉडर्न का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल सिमिलर ही है। भाई वहां पे बाइल पिगमेंट, बाइल साल्ट और कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों आ रहा है किसमें, कंटिन्यूअस आ रहा है लीवर से गॉल ब्लैडर में। आने की वजह से क्या होता है, आपको ही पता है, कहीं पे भी अगर साल्ट ज्यादा रहेंगे तो वो सॉल्ट क्या करता है, कफ को, आप कोलेस्ट्रॉल को आपस में क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है, और बाइंड करके स्टोन का रूप ले सकता है वहां पे। अब दोनों ही कंडीशन पे, जैसे मैंने आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि कफ उसको पिंडीभूत करके क्या बना लेता है, स्टोन बना लेता है। जब कफ जब बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि उसके अंदर गुण है, सलक्षण है, पिच्छल है, स्निग्धता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होता है, जो स्टोन्स बनते हैं वो कोलेस्ट्रॉल्स के और बाइल साल्ट्स के बनते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? आज का आप परिप्रेक्ष्य देखिए, हम लोग क्या खा रहे हैं, या तो हम बहुत ज्यादा पित्ताचार विहार कर रहे हैं या फिर कफाचार विहार कर रहे हैं। हम लोग बहुत तीखी चीजें खा रहे हैं, कटु चीजें खा रहे हैं, ठीक है, गर्म चीजें खा रहे हैं, तीक्ष्ण चीजें खा रहे हैं, स्पाइसी जो हो गया, फास्ट फूड हो गया। अब फास्ट फूड जंक फूड्स में आप देखिए दो ही चीजें, या तो वो पित्त को बढ़ाने वाली चीजें हैं या वो कफ को बढ़ाने वाली चीजें हैं। आप आज से 30 साल, क्योंकि बहुत वरिष्ठ लोग भी हैं इस सेमिनार में, तो इस आप देखेंगे कि आज से 30-40 साल पहले इतना ज्यादा गॉल स्टोन्स नहीं सुनाई देते थे। बट आज अमूमन आपको सुनने में मिल जाएगा, हर घर घर में इसकी परेशानी हो गई है कि पित्त की थैली की पथरी हो गई है। तो अब है क्या, हमारा जो खान पान है वही क्या, वात पित्त का शरीर में है, लेकिन वो बैलेंस किससे हो रहा है, या फिर उसको नरिशमेंट किससे मिल रहा है, उसको पोषक तत्व कहाँ से मिल रहे हैं, वो पोषक तत्व मिल रहे हैं हमारे आहार विहार से। तो हमारा आहार विहार अगर ठीक नहीं रहेगा तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। और कई बार क्या होता है, हमारी जो जठर अग्नि है वो इतनी मंद हो जाती है कि वो खाने को सही से पचा नहीं पाती, और खाने को सही से पचा नहीं पाती जिससे क्या होता है, स्रोतो अवरोध होता है। स्रोतस में क्या होते हैं, हमारे
चैनल्स ब्लॉक हो जाते हैं। अब सारी चीजें क्या है, चैनल्स ही तो है भाई। गॉल ब्लैडर स्क्यूज हुआ, स्क्यूज होने के बाद अगर वो चैनल खुला हुआ है तो वो सारी चीजें निकल जाएंगी। लेकिन अगर कहीं उस चैनल में अवरोध है जिसकी वजह से क्या है वो चीज निकल नहीं पा रही है, तो निकलेगी नहीं, तो वो इकट्ठा होगी तो पिंडीभूत होके स्टोन्स के रूप में हमारे सामने प्रदर्शित हो सकती है। तो ये गॉल स्टोन्स की बात हुई। अब अगर हम लोग किडनी स्टोन की बात करते हैं तो किडनी में क्या है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन किसका है, हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, जिससे जो गंदगी है क्रेटिनिन के रूप में, यूरिया के रूप में, यूरिक एसिड के रूप में, जितने भी विषाक्त तत्व है उनके रूप में बाहर चले जाते हैं। अब जब वहां पे, यहाँ पे भी वही रूल लागू होगा। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे भी किडनी में जो है कफ जो होता है वो हल्का सा क्या होता है वहां पे इकट्ठा होने लगता है। किसके फॉर्म में, हम लोग अमूमन बोल देते हैं कैल्शियम के फॉर्म में। लेकिन कैल्शियम अब कभी भी अपने आप नहीं हो सकता जब तक उसका कफ वहां पे उसको चारों तरफ से घेर ना ले। तो अमूमन जो कैल्शियम होता है वो निकल के हमारा यूरिन से बाहर चला जाता है एक्स्ट्रा। बट होता क्या है, कफ क्या करता है उसको स्निग्धता के कारण वहां पे रोक देता है, जिसकी वजह से वो कैल्शियम बार बार वहां पे अधेर होते 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 फिर पथरी बना देता है। अब होता क्या है कि फिर अब वात वहां पे रुकेगा, तो वात का एक गुण होता है रुक्ष गुण। तो वो क्या करता है, रुक्षता के कारण वहां पे रुक रहा है तो अपने लक्षणों को प्रदर्शित करेगा, अपने जो उसके गुण है उस गुण का अंतर्धान कर देगा। तो वो क्या करता है, उस स्नेहांश को फिर सुखा देता है, जिससे क्या होता है वहां पे रुक्षता के कारण वो पथरी का रूप ले लेता है। अब यहाँ पे अगर पित्त भी अपने लक्षण को दिखाएगा, आप देखोगे कई बार जो यूरिन स्टोन के पेशेंट्स होते हैं वो लोग बोलते हैं मुझे यूरिन में बहुत जलन होती है। क्यों जलन हो रही है, क्योंकि वो जो कफ द्वारा सूखा हुआ जो हमारा पथरी बन रही है वहां पे, वो अगर पित्त का रास्ता भी रोकेगी वहां पे, तो पित्त अपने लक्षणों को प्रदर्शित करने लगेगा, जिससे क्या होगा, आपको पथरी की शिकायत हो सकती है। यहाँ पे भी ऐसे ही अमूमन नहीं होता है। जो हमारा आहार विहार है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्टोन फॉर्मेशन इन किडनी। तो दोनों ही परिप्रेक्ष्य में आप देखोगे तो अनियमित जो हमारे आहार विहार हो रहे हैं जिसकी वजह से सारे इश्यूज हो रहे हैं। अगर तीनों दोष बैलेंस रहे, तीनों दोष हम लोग ऐसा आहार विहार करें जिससे हमारा तीनों दोष बैलेंस रहे, और तीनों दोष बैलेंस रहने का एक ही सूत्र हमारे महर्षियों ने दिया, हम चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, कि आपका जो आहार होना चाहिए वो षड रस युक्त होना चाहिए। यानी कि उसमें मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, ये छह के छह रस होने चाहिए। लेकिन होता क्या है, हमारी जो थाली है आप देखोगे उसमें मधुरता की बहुत एवेलेबिलिटी है। लाइक चावल मधुर रस, गेहूं मधुर रस, चीनी मधुर रस, दूध के आइटम मधुर रस, घी तेल उसमें लक्षण पिच्छिल और स्निग्धता वाले गुण, ऑलमोस्ट सब कफ को बढ़ाने वाली चीजें हैं। और स्पाइसी चीजें हम लोग ज्यादा खा लेते हैं, मिर्च मसाला ज्यादा डालते हैं, जिससे पित्त बढ़ता है। तो मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि अमूमन आप देखोगे कि जीवन के कालखंड में जो 75% हमारा जो लाइफ होता है, लगभग 50 साल तक, वहां पे हमें ज्यादातर बीमारी जो होती है वो वात, ओ सॉरी, पित्त और कफ, स्पेशली कफ की बीमारी ज्यादा होती है। और सेकंड पित्त की बीमारी जाती है, वात की बीमारी बहुत कम होती है। इसका कारण क्या है, इसका कारण यही है, मतलब एक मैं प्रोपोर्शनेट रेशियो में आपको बात कर रहा हूँ। बात की भी होती है ऐसे नहीं है, लेकिन अगर आप रेशियो देखो, ओवरऑल रेशियो, तो आप देखिए अमूमन जो बीमारियां होती हैं, आप जितने लोग योग साधक हैं वो आप देखते होंगे, लोगों से बात करते हो, अमूमन पेट की बीमारी ज्यादा होती है लोगों को, पथरी की बीमारी ज्यादा होती है लोगों को, थायराइड की बीमारी ज्यादा होती है लोगों को, डायबिटीज ज्यादा हो रही है, हाइपरटेंशन ज्यादा हो रहा है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो रही है। तो ये सारी बीमारियां जो हैं ऑलमोस्ट कफ जो है वो सबसे ज्यादा है। तो मैं आपसे यही बोलना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हो कि आप स्वस्थ रहो और आपको ये पथरी की प्रॉब्लम ना हो, तो यू शुड बैलेंस योर डाइट, यू शुड बैलेंस योर वात पित्त कफ। अगर हम मॉडर्न प्रोस्पेक्ट में बात कर लें किडनी स्टोन की, तो उसमें ये बोला जाता है कि भाई कैल्शियम, बट कैल्शियम ऐसे ही तो कहीं पे नहीं अटक सकता ना भाई, यूरिन बन रहा है, क्यों अटक रहा है ये कैल्शियम। उसके पीछे का कारण है, उसके पीछे का कारण यही है कि आपका जो कैल्शियम इकट्ठा हुआ है वहां पे, वो कफ ने उसका रास्ता उसको चारों तरफ से घेर लिया है, जिसकी वजह से वो वहां से पास आउट नहीं हो पा रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझना पड़ेगा। और दोनों ही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे आपको क्लियर किए हैं, क्या कारण है वो भी क्लियर किया है। मॉडर्न एस्पेक्ट में हम लोग अगर बात करें तो पानी कम पीने की वजह से वो लोग बोल देते हैं कि आपको पथरी हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए कि दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, तो सबसे ज्यादा पानी तो इंसान ही पीता है, बाकी सब लोग तो बहुत कम पानी पीते हैं, उन लोगों को तो पथरी नहीं होता है। लेकिन आप
मैंने तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं देखा कि किसी में किसी को पथरी हो रही हो। हाँ, उन जानवरों में ज्यादा पथरी होती है जो कि पेट्स होते हैं, जो कि ह्यूमन पाल रहे होते हैं। क्यों ह्यूमन पाल रहे होते हैं? ह्यूमन पाल रहे होते हैं इसीलिए वहां पे जो खाना पीना है वो बिल्कुल ह्यूमन जैसा ही हो जाता है उनका। बट जो जंगली जानवर हैं, जो यायावर हैं, घूमते फिरते रहते हैं, उनको कभी कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो लोग जैसा प्रकृति में चीजें मिल रही हैं वो लोग उस चीज को वैसे ही ग्रैस्प कर लेते हैं, जिसकी वजह से ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट अभी मुझे नहीं मिला। अगर आपको मिला हो कहीं पे मुझे बताइएगा। उनका आहार विहार बिल्कुल नियमित होता है, संयम से उनको रहना होता है, टाइमली। वो आप देखिए कितना भी अच्छा खाना डाल दो एक जानवर को, लेकिन रात में वो लोग नहीं खाना खाते। ठीक है, वो कहते हैं कि गोधूलि के बाद वो लोग नहीं खाना खाते, लेकिन हाँ, सुबह 4 बजे से अपना मुंह चलाने लगते। तो हम लोग को भी यही सोचना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमें जो लग रहा है कि हम लोग बहुत बुद्धिमान हैं और हम लोगों ने बहुत इन्वेंशन कर ली है, बहुत हम लोग डेवलप हो गए, लेकिन आप देखिए कि हेल्थ के सेक्टर में ये जो डेवलपमेंट है, ये कहीं ना कहीं हेल्थ को और खराब कर रहा है। हम लोग प्रकृति से विमुख होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से परेशानियां बढ़ती चली जा रही है। अब क्या सॉल्यूशन हो सकता है? यही सॉल्यूशन भी यहीं पे छुपा है। ये पूरे वक्तव्य अभी तक जो हुआ है वहीं पे सॉल्यूशन छुपा हुआ है। हम ये देखें कि हमारा जो आहार है, जो मैंने देखा अपने डे टू डे लाइफ प्रैक्टिस में और पेशेंटों से मैं पूछता हूँ, बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो लोग खाने में करते हैं, लेकिन कुछ चीजें खाने से गायब होती हैं। जैसे मधुर भी रहता है, अम्ल भी रहता है, लवण भी रहता है और कटु भी रहता है, लेकिन तिक्त और कषाय रस ये कहीं ना कहीं दूर रहते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं देखिए हर दोष कुछ रसों से बढ़ते हैं और वही दोष कुछ रसों से कम होते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं, जो वात होता है ना, वात बढ़ता है कटु तिक्त कषाय से, ठीक है, और कम होता है मधुर अम्ल लवण से। कफ जो होता है मधुर अम्ल लवण से बढ़ता है और कटु तिक्त कषाय से कम होता है। इसी तरीके से पित्त जो होता है वो बढ़ता है अम्ल लवण कटु से, और जो कम होता है मधुर तिक्त कषाय से। यानी कि 3 रसों से वो बढ़ रहे हैं और 3 रसों से वो कम हो रहे हैं। तो डेट मीन्स कि हमें ये देखना है कि जो हमारा, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ क्यों मैंने बोला कि कफज बीमारी बढ़ रही है। आप देखिए हम अधिकतर जो खा रहे हैं वो मधुर अम्ल लवण ही खा रहे हैं। तो मधुर अम्ल लवण खा रहे हैं और कटु तिक्त कषाय कटु तक है, लेकिन तिक्त और कषाय नहीं है। तो डेट मीन्स कफ को काउंटर करने वाले जो तिक्त और कषाय रस हैं वो हमारी थाली से गायब है। आप में से कितने लोग हैं जो डेली करेला या नीम या इस तरीके की चीजें खाते हैं? मैं थोड़ा सा अब 1 to 1 इंटरेक्शन करता हूँ आपसे, क्योंकि उसमें ज्यादा हम लोग को लगता है। डेली 30 तो नहीं सर, डेली तो नहीं, कभी कभार, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन। हफ्ते में 1 दिन। अब आप ये बताइए, आपको मधुर रस की जरूरत रोज है, लेकिन क्या आपको उसका काउंटर पार्ट साथ में खाओगे तो आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट? देख, कोई भी चीज जो होती है वो सामान्य रूप में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप कोई भी चीज आपने डाली, लाइक खाने में आप अगर नमक नहीं डालोगे तो खाना अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। इसी तरीके से 6 रस आपके अगर आहार में नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं आप बीमार पड़ने ही वाले हो। आज विटामिन डी की इतनी कमी क्यों हो रही है? हर किसी का देखिए विटामिन डी कम है, विटामिन डी कम है। पहले के गांव के लोग कुछ नहीं करते थे, नहीं खाते तो दातुन तो सुबह सुबह कर ही लेते थे ना नीम से, तो वो टिक और कषाय पहुंच जाता था यहाँ पे। तो सबसे जो प्रॉब्लमेटिक चीज है वो डेट इज अवर डाइट। हमारे जो डाइट है उसकी वजह से दिक्कत आ रही है ना। हर कोई ये 4 रस, मधुर अम्ल लवण कटु, ये 4 हर कोई लेता है? ऐसा कोई इसमें से कोई रस ना लेता हो? हर कोई लेता होगा मुझे लगता है, लेकिन तिक्त और कषाय ऐसा कोई, 31 पार्टिसिपेंट्स हैं हम लोग, ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो तिक्त और कषाय यानी कि कड़वी चीज डेली खाते हो? कोई नहीं है। ठीक है। अब देखिए सिंपल सी बात है, कोई नहीं है तो डेट मीन्स आप लोग इतने योग साधक हो और इतनी क्लासेस आप लोग कर चुके होंगे। मुझे लगता है आज तक आपको ये बात किसी ने बताई जो मैं बता रहा हूँ? क्यों दीप जी? सर सभी का भाग तो होना चाहिए, ये पता है, लेकिन ये किस किस में क्या क्या फॉर्म में मिलेगा वो चीज़ का नहीं पता। नहीं, ये बात किसी ने आपको बताई कि आप लोग तिक्त और कषाय रस नहीं लेते हो नहीं इसलिए बीमार? नहीं नहीं। नहीं बताई ना। तो अब आप सोचिए, आप लोग इतने जागरूक लोग हैं और आप लोग हर संडे में सेमिनार कर रहे हैं, बट इतनी बेसिक पॉइंट किसी ने नहीं बताई आपको।
और मैं आपको दावे से कह सकता हूं, आप सभी लोग देखिए, जो लोग को वात व्याधि है वो लोग तो नहीं, क्योंकि आपको ये जो पार्ट है तिक्त और कषाय वाला, ये वात को बढ़ा सकता है। तो जिनको वात व्याधि है, कहीं पे जोड़ों में दर्द है, कहीं पे कोई दर्द से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, वो लोग इसका ज्यादा सेवन नहीं करेंगे, वो लोग एक दिन छोड़ के एक दिन करेंगे। बाकी जो यंग जनरेशन के लोग हैं, आपके घर में सभी बच्चे होंगे, आपके आपके नाती पोते होंगे, आप सब उन लोग को जागरूक कीजिए। तिक्त और कषाय रस, अगर आप तुम्हें स्वस्थ रहना है तो तिक्त और कषाय रस आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं लेंगे तो आप 100% बीमारी पड़ेंगे ही पड़ेंगे, आपको वातज, कफज और पित्तज रोग होंगे ही होंगे। तो इस चीज को आप लोग अपने घर पे जरूर इसको शामिल कीजिए, ताकि लोग जागरूक हों। और देखिए, जागरूकता ही से सब कुछ हो सकता है। हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग बहुत, आप कितना भी योग कर लो, मैं गारंटीड आपको बोल रहा हूं, आप कितना भी योग कर लो, आप बीमार पड़ोगे ही पड़ोगे। अगर आपका आहार सही नहीं होगा भाई, आप किसको योग करवा रहे हो? इस शरीर को ही ना। और ये शरीर बना किससे? इन छह रसों से बना है। आप इन छह रसों में से अगर एक भी चीज कम लेते हो अपने, तो उस शरीर में कमी होने लगती है उस चीज की, और वही व्याधि का रूप लेता है। दूसरा, देखिए, आहार को ठीक रखना है, और दूसरा अग्नि को ठीक रखना है। अगर आपकी अग्नि ठीक होगी, तो अग्नि क्या काम करती है? सबसे पहले वो दोषों का पाचन करती है। दोषों का पाचन का मतलब, वो खुद में इतनी केपेबल है कि वो वात पित्त कफ को बैलेंस करती है। उसके बाद वो आहार का पाचन करती है। आहार के पाचन के बाद वो धातुओं के अंदर जो गंदगी है उसको भी ठीक करती है। और अगर उससे ये सब कुछ, अगर आप आहार, जैसे कई लोग होते हैं, क्यों प्राणों का संकट आ जाता है? अभी सोनम वांगचुक जी ने अनशन किया, उनके प्राणों को संकट क्यों आया? इसीलिए आया क्योंकि आपको अगर आहार नहीं मिलेगा, तो आपकी अग्नि पहले दोषों को बैलेंस कर देगी, आहार का इंतजार करेगी। आहार नहीं मिलेगा तो वो धातुओं को खाना शुरू कर देगी। और धातु जब खत्म होंगे, उनका मसल मास कम हुआ, तो डेट मीन्स उनकी धातु, यानी कि मांस धातु, मेद धातु का नंबर आ गया। उसके बाद अस्थि आता, फिर मज्जा आता, फिर लास्ट में शुक्र धातु, और अल्टीमेटली उनका प्राणों का क्षय हो जाता। तो अग्नि जो है हमारे शरीर की, वो बहुत, और जितना आप फास्टिंग करते हो, अग्नि उतनी तेजी से बढ़ती है ना? उतनी तेजी से बढ़ेगी। जैसे कई लोग होते हैं ना कि डॉक्टर भी बोलता है कि अगर तुम्हें पेट वेट ठीक नहीं हो, तो एक दिन तुम क्या कर लो, उपवास कर लो। हमारे तो हिंदू माइथोलॉजी में इतना ज्यादा उपवास का यूज किया गया है कि आप यकीन मानिए कि हर 15वें दिन आपको उपवास रखने के लिए, एकादशी का उपवास रखने के लिए बोल दिया है ना। हर महीने एक उपवास का डेट आता है। कितने, कभी माताएं रखती हैं, कभी पत्नी रखती हैं, कभी नौ दुर्गे आते हैं, कभी श्रावण का सोमवार आ गया। तो अलग अलग समय पे उपवास का बहुत महत्व है, और इसका कहीं ना कहीं साइंटिफिक जो हमारा जीवन में इसका महत्व है, वो यही है कि अग्नि को ठीक करना। एक बार अगर अग्नि ठीक हो जाएगी, तो सारी चीजें बैलेंस होने लगती हैं। तो मैं आप सभी से यही आग्रह करूंगा कि आप चाहते हो अगर, इट्स वेरी इजी टू रिकमेंड मेडिसिन। देखिए, कहीं पे भी आप, मैं भी आपको दवा बता सकता हूँ, और जगह पे भी आप दवा बता सकता है डॉक्टर, बट आप बीमार पड़ो ही ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी की ही जरूरत है, प्रिवेंटिव मेडिसिन की, हमारे समाज को। अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज डेवलप्ड हो, क्योंकि अधिकतर पैसा तो हमारा इसी में, डॉक्टर की फीस, जांच, दवाओं में चला जाता है। ठीक है, जरूरी भी है, हम लोग उसको संचित करके भी रखते हैं, लेकिन ये कितना महत्वपूर्ण है कि अगर मैं स्वस्थ रहूं, क्योंकि स्वस्थ काया जो होती है ना, दोस्तों, सबसे बड़ा खजाना है। इस समय का सबसे बड़ा एसेट। अगर किसी व्यक्ति के पास, एक छोटी सी मैं आप लोगों को कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक व्यक्ति थे, तो वो अपने नाती से बात कर रहे हो, वो कहते हैं कि बेटा, बहुत आईएएस से रिटायर्ड थे। बोले, आपके जीवन में किसी भी चीज का कोई महत्व नहीं है। आज हम कितना भी अपने शरीर के ऊपर, और कितना भी बैंक बैलेंस रख ले, कितना भी बड़ा घर बना ले, उसका कोई महत्व नहीं है। क्यों महत्व नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपकी पढ़ाई का महत्व, कितना भी आप पढ़ लिख जाओ, ठीक है, 40 साल के बाद आपकी पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आप बन गए हो, ठीक है, जितना आपने पढ़ाई कर ली है, उसके बाद उसका कुछ नहीं है। क्यों? एक आज आप कहीं पे, अगर मैं स्ट्रीट वेंडर्स के पास ही चला जाता हूँ, मैं बहुत अच्छा अर्न करता हूँ, ठीक है, ठीक ठाक अर्न करता हूँ, बट जब मैं उसके पास बैठता हूँ जिसने कोई पढ़ाई नहीं की है, ठीक है, तो वो पर डे का 10 से 15 20 हजार रुपए कमा रहा है। और एक बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल जो बहुत अच्छे पोस्ट पे है, उसकी सैलरी कितनी होती है? 1.5 लाख। वो 6 लाख रुपए कमा रहा है, आप एक 1.5 लाख रुपए कमा रहे हो। तो आपकी पढ़ाई का महत्व 40 साल के बाद कुछ नहीं रह जाता है। 50 साल के बाद कितना भी आप अच्छा, अपना सुंदर हो,
आप रूपवान हो, कितना भी अपने चेहरे पे, आप कितने अपनी बॉडी पे पैसा लगा रहे हो, 50 साल के बाद कोई महत्व नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि 50 साल के बाद झुर्रियां आनी ही आनी है। ठीक है। 60 साल के बाद आपके ओहदे का कोई महत्व नहीं रहता है, कि आप कितने भी बड़े रुतबे पे हो, जब आप रिटायर हो जाओगे आपके एक साइन से बहुत सारे बिल पास हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आप किसी अधिकारी लेवल पे अगर हो, लेकिन आपके रिटायर होने के बाद आपके उस पद का भी कोई लाभ नहीं। 70 साल के बाद आपके घर का कितना भी बड़ा बंगला बना ले, कितना भी बड़ा घर बना ले, आपके जब घुटने काम नहीं करेंगे ना दोस्तों, तब क्या होता है, ये लगता है कि यार एक कमरे से दूसरे कमरे में भी जाने में भी इंसान को लगता है कि यहीं पे सारी चीजें मिल जाए। एक कमरे में पूरी जिंदगी को व्यतीत करते हुए देखा मैंने ऐसे लोगों को, बहुत बड़ा घर होने के बावजूद। क्यों? घुटने काम नहीं कर रहे हैं। तो आपके बहुत बड़े घर होने का भी कोई महत्व नहीं है। और 80 साल के बाद जब आपकी किडनी लीवर खराब हो जाता है, आपके पास कितना भी बैंक बैलेंस हो, करोड़ों अरबों खरबों रुपए भी होगा ना, तब भी आप अपने किडनी लीवर को नहीं बदल सकते। तो आपके पैसे का भी कोई महत्व नहीं है। तो इस दुनिया में जो सबसे बड़ा महत्व है वो आपका शरीर है, क्योंकि जब तक आपकी आत्मा इस शरीर के अंदर है, तब तक आप इस शरीर से चला रहे हो, मुख द्वारा बोल रहे हो, कानों द्वारा सुन रहे हो, आंखों द्वारा देख रहे हो। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो देनी चाहिए वो आपको अपने इस शरीर को देनी चाहिए, है ना? तो कितना भी सारी चीजें, संपत्ति हो, संपदा हो आपके पास, पर स्वस्थ शरीर नहीं है तो कुछ नहीं। एक छोटा सा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि सबसे बड़ा जो आप तवज्जो दीजिए, सबसे पहले सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम बहुत जरूरी है। आपको अगर कोई भी दिक्कत है, सबसे पहले आप स्वयं के लिए तो कुछ समय निकालिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग सुबह सुबह योग कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं इसमें आप, जब आपका योग कंप्लीट हो जाए, तो आप 2 मिनट के लिए सभी लोग स्वदर्शन कीजिए। स्वदर्शन मतलब अपने आप को थोड़ा सा अपने लिए समय निकाल करके अंतर जगत की यात्रा कीजिए, और अपने करते भी होंगे आप लोग, इस शरीर के एक एक अंग को शुक्राना दीजिए। हमारी कोई थोड़ी सी हेल्प करता है ना दोस्तों, तो हम उसका जीवन भर एहसान रखते हैं। ये जो शरीर है, ये जो पंच भौतिक तत्वों से, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, उसको थैंक बोलिए, क्योंकि उसी से आपका ये शरीर निर्मित है। अपने माता पिता को थैंक्स बोलिए, अगर वो नहीं होते तो शायद आप नहीं होते। तो आप अपने लिए इस योग के सेशन में सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए 2 मिनट निकालिए, और जो भी आप लोग ग्रेटिट्यूड देते हो उसमें अपने माता पिता का और पंच भौतिक तत्वों का और इन शरीर के उन तत्वों से बने हुए अंग अवयवों का आप ग्रेटिट्यूड जरूर दीजिए, शुक्राना जरूर बोलिए, थैंक यू सर। तो मैं चाहता हूं कि ये जो 2 सेक्शन है, गॉल ब्लैडर स्टोन एंड किडनी स्टोन, अब मैं पूछना चाहता हूं इसमें से जितने भी योग साधक हैं, किसी को ये प्रॉब्लम है? किसी को भी है तो बताइए, जी। क्योंकि मैं अब थोड़ा चिकित्सकीय दृष्टिकोण से आप लोग को थोड़ा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। किसी यस को नहीं सर, है? मुझे है किडनी स्टोन। किडनी एज में मैम आप, किडनी स्टोन। एज कितनी है? 53। 53। ओके, हाँ जी। कितना एम एम का स्टोन है मैम? पहले 11 mm का था, वो तो स्टंट डाल के निकाल दिया था। अब फिर स्टार्ट हो गया 2 साल में, फिर 3.3 था, अब ज्यादा हो गया होगा थोड़ा। अब देखिए, सबसे पहले यही बात आती है कि ये होता क्यों है। जैसे अगर किसी को हो गया एक बार, अब मैम का जैसे स्टंट डाल के निकाल दिया गया है, और स्टंट डालने में अच्छा खासा मैम का पैसा भी खर्चा हुआ होगा, अब देखिए फिर हो गया। आपके डॉक्टर ने आपको बताया नहीं कि आपको दोबारा होने के चांसेस है मैम? हाँ जी, बताया था। मेडिसिन भी उसके बाद कंटिन्यू करी थी। एल्केलाइन सिरप पीने को दिए थे, तो मैंने 6 मंथ तक तो फॉलो किया। उसके बाद फिर मैंने आगे मेडिसिन फॉलो नहीं की। तो वही रीजन लगता है। और मेरे को पहले यही बोला गया था कि पानी मैं कम पीती थी, जिस रीजन से मेरे को ये हुआ। आपका नहीं वजन तो कितना है? मेरा वेट अब 60 kg। 60 kg है। अब देखिए है क्या मैम, आप एल्कली ले रहे हो। एल्कली बेसिकली है क्या, क्षार में दो ही रस ज्यादा होते हैं, तिक्त और कषाय। ठीक है। तो आप इनडायरेक्टली वही चीज कर रहे हो जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो आपको करना क्या है, एक तो पानी का इंटेक आप बढ़ा दीजिए, और अपने पानी को एल्कलाइन बनाने के लिए आप जितने भी आपको फल फ्रूट और जितने भी मिल रहे हैं ना मार्केट में, उसको आप रात में एक 5 लीटर के पानी में भिगो के रख दीजिए। ठीक है। थोड़ा करेला भी उसमें रहना चाहिए, और ये क्या कहते हैं, नीम के पत्ते भी रहने चाहिए। इसको सुबह ठीक। बॉईल कर लीजिए, और ये पानी को हल्का जैसे ही उबाला आ जाए, तो इसको आप छान के रख लीजिए। पूरे दिन भर आपको यही पानी पीना है। ठीक है।
और ठीक। इसका कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। होता क्या है कि जो गुर्दा होता है हमारा ऐसे बीन शेप होता है, ठीक है, बीन शेप। अब होता है क्या, जैसे यहाँ पे अगर पथरी हुई आपकी तो ये निकल गई, बट यहाँ पे गड्ढा छूट गया। क्या छूट गया? गड्ढा। अब होता क्या है कि उस गड्ढे में कहीं पे भी आपको रिक्त स्थान मिलता है तो वहां पे जितनी भी भारी चीजें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वहां पे फिर से गुरुत्वाकर्षण के कारण जमने लगती हैं। तो ये जो कैल्शियम के पार्टिकल्स है ये वहां पे जमने लगते हैं। और अगर आप कफज उस समय आहार विहार कर रहे हो अगर ज्यादा, तो वो क्या करता है, कफ उसको वहां पे चारों तरफ से घेर लेता है, वहीं पे आके बार बार कैल्शियम चिपकने लगता है। अब वहां पे क्या है, वात भी है। वात का काम क्या है, मैंने अभी बताया। जब भी वात को कोई रोकेगा रास्ता तो वो वहां पे अपने जो लक्षण है, जो गुण है, वहां पे उसको गुणंतर्धान कर देता है। तो उसका गुण एक है रुक्ष गुण, तो वो रूखा बना देता है और देन फिर वो स्टोन का रूप ले लेता है। तो अभी बहुत बड़ी पथरी नहीं है आपको, तो आप कुछ मेडिसिन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पाषाण भेद एक पेड़ होता है, उसको आप घर पे ही लगा लीजिए, उसकी जड़ों को उबाल उबाल करके आप पी सकते हो। या फिर बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन भी आती है मार्केट में, आप उसको भी यूज कर सकते हो। लाइक नीरी हो गई, नीरी टेबलेट, टेबलेट हो गई, इन दोनों में से कोई एक टेबलेट 2 गोली सुबह शाम आप लीजिए, और पानी आप यही पीते रहिए। और थोड़ा सा आपको एरंड तेल पीना है। एरंड तेल क्यों पीना है, उसके पीछे का कारण यह है कि एरंड जो तेल होता है वो वात कफ नाशक होता है, तो वात कफगन होता है, जिसकी वजह से वो कफ को भी कम करेगा वहां पे। और वात, क्योंकि वात क्या करेगा, अगर अपने वो गुणों को दिखाएगा वहां पे, गुण अंतर्धान करेगा, तो वो रुखा होता जाएगा, रुक्ष होता जाएगा। तो वो वात को भी कम करेगा, और वहां पे अगर कफ अगर लिप्त है तो कफ को भी कम करेगा। तो 1 चम्मच आप एरंड तेल रात में गुनगुने पानी या गुनगुने दूध के संग आप लीजिए। डेफिनेटली आपकी पथरी 1 से 15 दिन में निकल जाएगी। आप ये काम कीजिए, ठीक है। रही बात गॉल स्टोन, जैसे बहुत सारे मिथ है कि गॉल स्टोन दवाओं से निकल जाते हैं, बहुत सारे आयुर्वेदिक फिजिशियन भी ऐसा दावा करते हैं। बट जो मैं अपने 16 साल का आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अगर पथरी का साइज 5 mm से कम है, ठीक है, तो हम लोग कोशिश करते हैं। लेकिन अगर 5 mm से ज्यादा है और बहुत ज्यादा भरी हुई है, अमूमन क्या होता है कि पेशेंट जो गॉल ब्लैडर होता है उसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी रहती है, तो वो उसमें भरती रहती पथरियां। जब ज्यादा दिक्कत होती है तब फिर वो जब स्क्यूज करता है तो वो वहां निकल नहीं पाता है वहां से पित्त, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट को पेन होता है। तो हमारे पास जिस कंडीशन में आता है पेशेंट, तो उसमें मल्टीपल मक्के के दाने की तरह मल्टीपल पथरी भरी रहती है, और उस समय पे इतनी सारी पथरियां बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। और चूंकि हम लोग जब स्टैंडिंग होते हैं तो गॉल ब्लैडर नीचे की तरफ लटका रहता है, तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जाके कोई पथरी उछल के निकलना असंभव है। अगर वो 5 mm से कम की है तो बहुत छोटी होती है, तो हम लोग ट्राई करते हैं। तो मैं आपसे भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर किसी की पथरी 5 mm से नीचे है तो उसको आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए जाइए। अगर वो बहुत ज्यादा मल्टीपल है और साइज बहुत बड़ा है तो इट्स इम्पॉसिबल। मैंने बहुत तरीके से पेशेंट को करके देखा शुरुआती दौर में, 2-3 साल 4 साल, बट मुझे सफलता नहीं मिली। फिर मैंने अपना एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ है कि अगर पथरी 5 mm के नीचे है तो हम उसको ट्राई करेंगे, और अगर 5 mm के ऊपर है तो हम लोग उसको सर्जरी के लिए भेज देंगे। इट्स बेटर कि पेशेंट को जल्दी रिलीफ मिले, दूसरा क्या है, उसका पैसा कम से कम खर्च हो। क्योंकि दोस्तों देखिए, है क्या, एक वैद्य का सबसे बड़ा जो कर्म है, वो कर्म क्या है, अपने पेशेंट को, रोगी को सही दिशा दिखाना, ना कि वो अगर आ गया है तो कुछ ना कुछ मेडिसिन लेके जाए। ऐसा नहीं है। नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, ना हम आयुर्वेद वाले, ना एलोपैथ वाले, ना होम्योपैथ वाले, ना यूनानी। लेकिन हाँ, अगर हम सब लोग मिलके काम करते हैं, जैसे मैं बहुत सारे पेशेंट्स में जिन्हें मुझे जरूरत लगती है उन्हें मैं होम्योपैथिक मेडिसिन साथ में देता हूँ। कुछ अगर मुझे लगता है कि भाई, लाइक किडनी के पेशेंट आते हैं जिनके रीनल फेल्यूर है, भाई जब इमरजेंसी होगी, जब क्रेटिनिन यूरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास उनको देने के लिए ना डायलिसिस यूनिट है ना कुछ, तो मैं हर किसी पेशेंट को बोलता हूँ कि कनेक्ट विद एलोपैथिक डॉक्टर, अच्छे एलोपैथिक डॉक्टर से कनेक्ट करिए। जब अगर आपको भविष्य में दिक्कत होगी तो आपको उनकी सहायता लेनी पड़ेगी, उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो हम लोग अगर मिलके एक अम्ब्रेला में सारी पैथी के लोग काम करें तो बहुत उपकार हो सकता है इस चिकित्सा जगत में। बट है क्या, हर कोई अपने एक ईगो में है, और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही है कि पेशेंट को सफर। मैंने कई बार प्रयास किया, कई मंचों से प्रयास किया कि सबको मिलके काम किया जाए, बट वो संभव हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि इस समय का जो समय चल रहा है, दैट इज कलयुग। कलयुग में बहुत सारी जो चीजें हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष, ये इतना ज्यादा व्याप्त हो चुका है कि वहां पे ज्ञान पवित्रता प्रेम सुख शांति आनंद और शक्ति की जो स्पेस है वो बहुत कम हो गई है। मैं आप सभी से बोलना चाहता हूँ कि अगर कभी भी आप लोग को ऐसा लगता है तो आप मल्टीपल डॉक्टर से बोल लीजिए, जो अच्छे डॉक्टर हैं।
क्योंकि होम्योपैथी इज अ वेरी गुड साइंस। ठीक है, आयुर्वेद तो अल्टीमेट है ही, साथ में एलोपैथी भी अपने सेक्टर में जहाँ पे इमरजेंसीज है वहां पे दी बेस्ट है। तो हम लोग अगर मिलके काम करेंगे तो बहुत अच्छा हो सकता है। तो मैं गॉल स्टोन में आपको यही बोलना चाहता हूँ कि अगर किसी को 5 mm से नीचे है देन गो फॉर आयुर्वेदिक मेडिसिन, गो फॉर होम्योपैथिक मेडिसिन। बट अगर वहां पे 5 mm से ऊपर है तो पैसा मत खराब कीजिए, समय मत खराब कीजिए। मल्टीपल अगर है 5 mm से ऊपर है देन गो फॉर सर्जरी। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस गॉल स्टोन एंड किडनी स्टोन। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते सर ये आपने मेडिसिन बताई थी ना, ये हैं एक जी। बार दोबारा मेरे को नाम नोट करवा देंगे प्लीज? हाँ, लिख लीजिए, नीरी, एन डबल ई आर आई, नीरी। एन दो डबल गोली ई, नीरी। आर आई। ठीक। हाँ दो जी। गोली सुबह शाम, कैस्टर ऑयल 5 ml, गर्म पानी या गर्म दूध के संग ले लीजिए। और बाकी परहेज तो आपको पता ही होगा, पत्तों वाली चीजें नहीं खानी चाहिए। ठीक है, ठीक। और जिसमें बीज होता है, टमाटर, बैगन, खीरा, ये सब नहीं लेना है। और पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। और मेरे को ठीक। एक प्रॉब्लम है, मेरा ना पित्त भी बढ़ा हुआ है, तो मेरे को हाइपर एसिडिटी रहती है, तो उसमें ये मेडिसिन ले सकती हूँ मैं? हाँ, ले सकते हैं मैम, ले सकते हैं। आप ठीक। एक काम और कीजिएगा, आप थोड़ा सा सौंफ का पानी पीना स्टार्ट कर दीजिए, 1 चम्मच सौंफ और 10 किशमिश में डाल करके पानी उबाल लीजिएगा। और 1 लीटर पानी, और 1 लीटर पानी को फिर जब वो सूख के आधा लीटर रह जाए उसको छान के रख दीजिएगा। इसी पानी ठीक। को आप पानी के संग मिला मिला के पीछे तो आपका पित्त कंट्रोल रहेगा। बाकी आपको पित्त के जो गुण है वो सुन लीजिए, अम्ल, लवण, कटु। तो ये आपको आहारों का सेवन कम करना है। ठीक है? ठीक है। सर अल्ट्रासाउंड के अलावा कैसे पता करेंगे कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है? देखिए, अगर आपको ये जो हमारा पेट है ना, मेरे को सब लोग दिख रहे होंगे ना, ये देखिए, अगर आपको पेन हो रहा है राइट राइट चेस्ट के नीचे, हाइपोकॉन्ड्रियम में, ठीक है, और कंधे की तरफ अगर दर्द जा रहा है ये, तो ये गॉल स्टोन के लक्षण है। और अगर ये जो हम देख, ये तो मेरा बैक साइड आप लोग देख पा रहे हो, जहाँ पे हमारी पसलियां खत्म होती हैं, ठीक है, कहीं पे क्या होता है, बैक साइड में किडनी है। तो अगर आपका दर्द यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है, लॉइन टू ग्रोइन रीजन, इस तरफ, साथ में पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब रुक रुक के आ रही है, तो आपको किडनी स्टोन्स हो सकता है। दोनों ही कंडीशन में वॉमिटिंग प्रोमिनेंट है, दोनों ही कंडीशन में हो सकती है, गॉल ब्लैडर में भी हो सकती है और किडनी स्टोन में भी हो सकती है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो कि ये भाई आपको गॉल स्टोन का पेन है या फिर आपका किडनी स्टोन का पेन है। पीछे वाली जो पोजीशन होती है इसको रीनल एंगल बोलते हैं। यहाँ पे पीछे की तरफ होती है किडनी, किडनी कभी आगे नहीं होती, रेट्रोपेरिटोनियल होती है पीछे। यहाँ मैंने हाथ लगाया है, यहाँ पे आप लोग भी हाथ लगा के देख सकते हो, जहाँ पे आपकी पसलियां खत्म हो रही है ना, वहीं पे होता है। तो ये, तो दर्द कैसे होगा, यहाँ से यहाँ आएगा नीचे की तरफ, यहाँ से यहाँ। अगर राइट में होगा तो राइट साइड में, लेफ्ट होगा तो लेफ्ट साइड, नीचे यूरिन की तरफ। और यूरिन करते वक्त आपको जलन, या फिर कभी कहीं कहीं पेशेंटों की यूरिन रुक भी जाती है, क्योंकि वहां पे बात एकदम से बढ़ जाता है तो वो संकोच कर देता है बिल्कुल पूरा। क्योंकि दर्द का जो मेन दोष है वो वात ही है। दोनों ही कंडीशन में वात का रास्ता ऑब्स्ट्रक्ट करती है किडनी, जिसकी स्टोन, जिसकी वजह से पेन होने लगता सर जी डॉक्टर साहब, नमस्कार। सर है। हाँ जी, वर्टिको के लिए क्या हम उपाय करें, वर्टिको की प्रॉब्लम है तो? आवाज कट के आ रही है सर। सर वर्टिको की प्रॉब्लम हो तो क्या किया जा सकता है उसके लिए उपाय? देखिए, वर्टिगो के प्रॉब्लम के लिए, देखिए प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले प्रॉब्लम का रूट कॉज जानना जरूरी है। तो वर्टिगो का अभी आजकल में जो देखने में आया है, जो सबसे बड़ा कारण है, डेट इज सर्वाइकल। तो सर्वाइकल अगर आपको है तो उसको रूल आउट करना पड़ेगा। एक एक्सरे करके आप देख सकते हो कि आपको ऑस्टियोफाइट तो नहीं डेवलप हो गया है, आपके जो दोनों दो डिस्क जो है उसके बीच का मार्जिन तो निकम हो गया है, जिसकी वजह से वहां पे नस दब रही हो। तो ये सब चीजें देख सकते हैं। जैसे आप लोग योग साधक हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमूमन जो योग साधक हैं उनका एक प्रोटोकॉल बना होता है। तो कभी भी आप अपने जब भी आप गर्दन की एक्सरसाइजेस बता रहे हो, तो इसमें जो आपको पूरा गोल करके जो बताते हो ना, तो उससे पहले आपको बोलना है कि जिसको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, जिसको चक्कर आते हो, वो गोल गोल नहीं घुमाएगा। क्योंकि ये गोल गोल घुमाने से बहुत बड़े नुकसान हुए हैं, और हमारे सामने पेशेंट्स जो आए हैं बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स लेके आए हैं। क्यों? क्योंकि जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, अगर वहां पे ऑस्टियोफाइट्स क्या होता है,
कि आपने देखा होगा जब प्लस्तर करते हैं आप, कहीं से प्लस्तर छूट जाता है या फिर वहां से निकलने लगती है, झड़ने लगता है वो। इसी तरीके से हमारी हड्डी किसकी बनी है, कैल्शियम की बनी है। वहां से अगर कैल्शियम की कमी हो रही है तो वहां पे भी नुक टाइप के बन जाते हैं, नुक्के टाइप के बन जाते हैं। अब जितनी बार आप ऐसे घुमाओगे उतनी बार जो पीछे से नस जा रही है वो उस नुक से टकराती है और इंजर्ड होती है। और वो नस कभी कभी परमानेंट तक डैमेज हो जाती है, इतना भी लोग वो कर लेते हैं परेशान, मतलब अब कर करके। तो उन्हें ये लगता है कि हम ठीक करने के लिए कर रहे हैं, बट हो जाता है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान। तो वर्टाइको में क्या है, जब भी आपको चक्कर आ रहा है तो सबसे पहले एक तो आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करने से तुरंत आपको चक्कर आना बंद हो जाएंगे। आंखें खोलने के बाद ही फिर आपको चक्कर, थोड़ी देर तक आप आंखें बंद करके रखिए जब तक कि आपके चक्कर नहीं बंद हो रहे हैं। दूसरा, रूल आउट करना बहुत जरूरी है। देखिए, बिना रूल आउट करके हम किसी चीज का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो पहला तो मैंने आपको बताया कि पहला मैंने बताया कि आपको आते हैं चक्कर इसकी वजह से, सर्वाइकल की वजह से। दूसरा कारण है, आपको चक्कर आते हैं किसी का हीमोग्लोबिन अगर कम हो रहा है, खून की कमी हो रही है, तो उसकी वजह से चक्कर आते हैं। तीसरा, कभी कभी क्या होता है, ब्रेन में क्लॉट्स जम जाते हैं, स्पेशली जो हमारा पीछे वाला जो एरिया होता है जिसको हम लोग हाइंड ब्रेन बोलते हैं, सेरिबेलम। वहां पे ब्लड के थक्के जम जाते हैं जिसकी वजह से चक्कर आने लगते हैं। तो दीज आर द थ्री मेन कॉजेस, और हर कॉज का ट्रीटमेंट अलग है। सर्वाइकल का तो देखिए आप लोग रोज योग कर ही रहे हैं, वहां पे बताते ही होंगे आपके योग प्रशिक्षक कि आपको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। ये 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 ठीक है। और जितनी बार आप प्रेस करोगे उतनी बार आपको साइमल्टेनियसली सांस भी अगर लोगे तो बेटर रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। दूसरा, आपको गोल गोल ना घुमा के आपको क्या करना है, आपको पीछे फिर बीच में लेके आना है, फिर साइड वाइज ये करना है। नीचे तो पूरे दिन रहती है गर्दन, तो नीचे करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आपको जितना आप लेके जा सकते हैं कान को टच करना है, ठीक है, जितना आप लेके जा सकते हैं कान को टच करना है। तो ये तीन एक्सरसाइजेस, और साथ साथ में आपको जो शोल्डर जॉइंट का एक्सरसाइजेस है, ये आप करोगे तो आपके सर्वाइकल के प्रॉब्लम में रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से चक्कर आ रहा है तो हीमोग्लोबिन को करेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको क्लॉट आ गया है सेरिबेलम में तो वहां पे आपको किसी न्यूरो फिजिशियन से मिलना है या न्यूरो सर्जन से। तो दीज आर द किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी मेडिसिन आती है, वो मेडिसिन का रोल अलग है। तो अगर किसी को वास्तव में है तो मैं बता सकता हूँ वो भी। और बाकी ये तीन रीजन है, और रीजन के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे तो अच्छा रिजल्ट। थैंक यू सर। सीमा, सीमा जी आपका क्वेश्चन। सीमा गोयल। अ, जी जी, थैंक यू दीप जी। थैंक यू डॉक्टर, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपने दी सारी। मेरा एक क्वेश्चन है जो आपने भी थोड़ी देर पहले बताया कि किडनी या गॉल ब्लैडर का स्टोन का अगर पेन किसी को उठता है, और क्योंकि इमरजेंसी की कंडीशन आएगी, क्योंकि पेन शार्प भी हो सकता है, शार्प ही होता है जनरली, और भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि तीनों पैथी, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, इन तीन में से किसके पास उसको तुरंत जाना चाहिए ताकि सही इलाज मिले, और अवे फ्रॉम साइड इफेक्ट्स अच्छा सटीक इलाज मिले। जी। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, तीनों पैथी में अच्छा रिजल्ट है, बट है क्या, जो सुगमता से आपको मिलता है वो मिलता है हर जगह पे एलोपैथिक। आपके नियर बाई कोई हो सकता है अच्छा वैद्य हो भी, हो सकता है ना भी हो, बट एक छोटी क्लिनिक तो जरूर मिलेगी जहाँ पे एलोपैथिक प्रैक्टिस हो रही होगी। तो यहाँ पे पेशेंट की कन्वीनियंस को देखना है। देखिए, मेरे पास अगर पेशेंट आएगा तो मेरे पास भी ऐसा है, बट हमारा जो तरीका है वो पेशेंट को थोड़ा सा ऑड लग सकता है। हम लोग इसमें, आप यकीन नहीं मानोगे, आप लोगों ने किसी ने अगर दवाई ली हो, आयुर्वेदिक काढ़े लिए हो, दशमूला रेस्ट आप लोगों ने सुना होगा, सुना है आप लोगों ने, सुना हाँ ही जी, होगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैक्सिमम कितना लिया होगा, 20 ml, है ना, 30 ml। जी हम लोग जी। 100 ml पिलाते हैं। और एक काढ़ा होता है कनकासव और वाशारिस्ट। तो 100 100 ml हम लोग जब पिलाते हैं तो वो इंजेक्शन से भी तेज काम करता है। बट होता क्या है कि पेशेंट को 300 ml पीना उस समय पे बहुत टफ हो जाता है। क्यों? एक तरीके से वो अपना पेट पकड़ के बैठा है, मैं उससे कह रहा हूँ कि भैया ये तू पूरा 1.5 गिलास ये काढ़ा पी ले मेरा। तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। ऐसा नहीं है, पेशेंट आते हैं जो जिन्होंने एक सिद्धांत बना रखा है कि मुझे एलोपैथी की एक भी मेडिसिन नहीं लेनी है। तो ऐसे एक दो पेशेंट है मेरे, वो आते हैं तो हम उनको देते हैं, और बहुत तेजी में काम करता है मैम। क्यों काम करता है, उसका पीछे का भी कारण है। आपको पता है कि सबसे तेजी से एब्जॉर्ब होने वाले, देखो आपने इंजेक्शन दिया तो कहाँ पे दिया, बटक पे दिया, जो कि एब्जॉर्ब होने में 15 से 20 मिनट, 30 मिनट, और ब्लड में आने में और जहां पे जरूरत है वहां पहुंचने में लगभग आधे घंटे से 45 मिनट लगता है। बट जितने भी हमारे अरिष्ट हैं, आसव हैं, ये सब एल्कोहल बेस्ड होते हैं।
जैसे ही हम इसे पिलाते हैं तो ये एब्डोमेन में जैसे ही जाती है वो एब्जॉर्ब, मतलब इवन जीभ से एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये ज्यादा तेजी से काम करती है। लेकिन मैं तब भी बोलूंगा, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। सबसे पहले जो भी पास में है, अगर कोई अच्छा है, वैद्य है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है, तो आप वहां पे जाके कह दो, कहना कि मेरा दर्द हो रहा है, मुझे ये 3 काढ़े मिला के दे दीजिए। आप यकीन मानिए वो एलोपैथी से भी ज्यादा तेज काम करता है, बट वो थोड़ा सा पेशेंट के कंप्लाइंस से वो बना लो वो ले, एक एक वो ले, एक वो सामने रखिए कि दरवाजा खोलो, ये जहाँ फिल्टर लग रहा है तो मैं आप सर यही बोलना चाहता हूँ, जो ऊपर भी रखिए। कोई अच्छा होम्योपैथी, होम्योपैथी भी क्या एक चम्मच का कप में डाल दो और गर्म गर्म पानी डाल दो उसमें, 1 चम्मच। सब अल्कोहल बेस्ड होती है, अल्कोहल बेस्ड वो भी बहुत तेजी से काम करती है। अगर कोई अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर है तो वो भी एक डोज से आपका दर्द कम कर सकता है। तो तीनों पैथी ही अपने आप में बहुत मजबूत है पेन को कम करने के लिए। और कई इंजेक्शन ऐसे आते हैं जो सीधे वेन में दिए जाते हैं, वो और तेजी से काम करते हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन अवेलेबल है आपके आसपास। जी डॉक्टर, मेरा एक्सपीरियंस वैसे होम्योपैथी के साथ बहुत अच्छा है। मेरे हस्बैंड को 2 बार किडनी स्टोन हो चुका है, तो इमीडिएटली रिलीफ के लिए तो थोड़ा इंजेक्शन लिया गया, लेकिन उसके बाद जो बहुत पॉपुलर मेडिसिन हैं होम्योपैथी में, वल्गेरिस वल्बेरिस, ये आती हैं बॉटल, तो इस पूरी तरह से स्टोन निकल गया, कुछ समय में निकल गया, विद इन सम डेज, 15-20 डेज के अंदर। तो ये वैसे मेरा एक्सपीरियंस इसमें। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम आप, और बहुत अच्छी मेडिसिन है। मैं तो खुद अप्रिशिएट करता हूँ होम्योपैथी को, और बहुत सारे पेशेंट्स को देता हूँ। इवन अभी एक पेशेंट था जिसकी पथरी पिछले 2-3 सालों से नहीं निकल रही थी, और बहुत सारे डॉक्टर्स को वो दिखा चुका था, वैद्य को भी दिखा चुका था, तो उसमें हम लोगों ने होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक मिक्स करके दिया उसे। तो बहुत अच्छा है। बाकी आपने इमरजेंसी में बोला, तो इमरजेंसी में जो भी डॉक्टर पास में अवेलेबल है आप वहां जाइए। दर्द बहुत मतलब सीवियर एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है, उसमें वेट करने की जरूरत नहीं है। जो भी पास में मिल रहा है आप लेकर के पहले इमरजेंसी ट्रीटमेंट ले लीजिए, पेन को खत्म कीजिए। उसके बाद फिर जो भी पैथी में आप जाना चाहते हैं, होम्योपैथी में या आयुर्वेद में, क्योंकि यहीं पे दोनों जगह पे ऑप्शन है। यूनानी में भी कुछ मेडिसिन हैं, तो आप जो भी लेना चाहते हो वो ले सकते हो। थैंक यू सर। हमारे प्रोफेसर वर्मा जी, आप जी डॉक्टर आयुर्वेद साहब की जानकारी। नमस्कार। बहुत बढ़िया आपका भाषण रहा, जी। बड़ा अच्छा प्रकाश आपने डाला। मैं भी नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ भिवानी में। और पहले तो एक बात ये बताइए कि गॉल ब्लैडर रिमूव जब करवा लिया जाता है उसके जी। बाद पेशेंट को क्या कॉम्प्लिकेशन आती है, पहला प्रश्न ये है। 2 प्रश्न और हैं कि जब पथरी जो है, चाहे वो किडनी की हो चाहे गॉल ब्लैडर की हो, खिसक कर जब डक्ट में चली जाती है तब पेन स्टार्ट होता है, मैक्सिमम पेन वहां होता है स्टार्ट। और वहां से उसको कैसे निकाला जाए बिना एलोपैथी की सहायता के। अब मैं जो है किडनी स्टोन जो है 15 दिन में साफ हो जाता है, क्योंकि मैं एक क्षारीय कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, जैवक क्षार, चोरा और उस चीज से बना के। तो 15 दिन के अंदर एक व्यक्ति दिल्ली गुड़गांव में है, उनके दोनों किडनियों में बहुत पथरियां थी, और 15 दिन के अंदर उनकी दोनों किडनियों की पथरी साफ हो गई विद दैट। और मैंने उनको कहा कि अगर ये बार बार फॉर्म होती है तो सप्ताह में 1 डोज उसकी ले ले, तो वो जो भी बनेगा, जो भी एक्यूमुलेट होगा वो बाहर निकल जाएगा। तो वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स। तो बहुत अच्छा है आपका। तो ये बताइए कि गॉल ब्लैडर रिमूवल के बाद व्यक्ति क्या करे और क्या कॉम्प्लिकेशन उसको आ सकती है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपका ये था कि अगर वो स्टोन्स डक्ट में अगर आ जाए, ठीक है, तो हम क्या करें। तो देखिए, दोनों की डक्ट है। गॉल ब्लैडर भी जब आपका एक्सक्यूज करता है तो वहां से कॉमन बाइल डक्ट से होते हुए फिर वो वहां से जो एक और डक्ट होती है पैंक्रियाटिक डक्ट, वो पैंक्रियाटिक जूस को लेके आती है ऊपर से, बाइल जूस को लेके आता है सीबीडी, और फिर वो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के थ्रू हमारी छोटी आंत में खुलता है। अगर ये पथरी छोटी है और निकल के एक्सक्यूज जब उसने किया, तो 3 या 4 mm की कोई पथरी हो, वो निकल के डक्ट से बाहर आ सकती है। कभी कभी बार वो पथरियां निकलती भी रहती है, लेकिन अगर कभी कभी पथरी का साइज बड़ा हो जाए और जो हमारी डक्ट है वो वहां पे आके स्टक हो जाए, तब वहां पे क्या होगा। अगर जो ये है गॉल स्टोन है, तो पीलिया के लक्षण आने लगेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर से लीवर लगातार बाइल बना रहा है, तो वो वहां से वहां पे उसका जो रास्ता रुका, जिसकी वजह से उसका जो एक फ्लो है वो बाधित हुआ, जिसकी वजह से
जो बाइल बन रहा है वो पीछे की तरफ क्या होगा, स्टेसिस होगा, रुकेगा, रुकेगा तो वहां पे फिर ब्लड के अंदर मिल जाएगा वो, और पीलिया के लक्षण दिखाना दिखाना शुरू कर देगा। अब देखिए है क्या, हमारे पास कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि क्या करती हैं, स्रोतों का थोड़ा सा उसको डायलिटेशन कर देती है, बढ़ा देती है। तो हम कुछ पेशेंट्स को वो दवाई देते हैं, लाइक मैंने अभी भी आपको नाम लिया, कनका सब वासारिष्ट, ठीक है, मंजिष्ठादि काढ़ा, पुनर्नवादिष्ट, इसका एक कॉम्बिनेशन बना के देते हैं, जिससे वो थोड़ा सा अगर डायलेट हो जाए तो वो जो पथरी अटकी है वो हो सकता है निकल जाए। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए इसको बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि पीलिया उधर बढ़ रहा है लगातार। हम 3 से 5 दिन देखते हैं, और अगर पीलिया का रेशियो कम हो रहा है, अल्ट्रासाउंड में वो चीज हमें दिख रही है, या फिर एक एमआरसीपी होता है उसमें हम देखते हैं कि वहां पे खुल गया नहीं खुल गया। अगर नहीं खुलता है तो ऐसे पेशेंट को फिर एंडोस्कोपिकली दूरबीन विधि डाल करके उसको निकालना पड़ता है। देखिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग ब्लाइंडली कोई चीज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये मानव शरीर है, और मानव शरीर के संग कभी भी दूसरा चांस नहीं मिलता है। एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, एक कंप्यूटर ऑपरेटर था, आज से 9 साल पुरानी बात है ये। वो मेरे पास आया, मैंने बोला बेटा ये आपको पथरी जो है, ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ जॉन्डिस है, यहाँ पे आपको पथरी अटक गई है जिसकी वजह से आपको ये हो रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं कोलोडोकोलिथियसिस, यानी कि गॉल ब्लैडर में भी पथरी है और पथरी आपके डक्ट में भी आपके फंस गई है। मैंने कहा इसको तुरंत आप एमआरसीपी करा के या फिर ईआरसीपी करा के इसको निकलवा लो दूरबीन विधि से, और अपना गॉल ब्लैडर का स्टोन था वो ऑपरेशन करा लो। अब होता क्या आपको पता है, वो गांव चला गया, अपना गांव में उसको झाड़ फूक और पता नहीं क्या क्या करते रहे, और वो बंदा 1 हफ्ते के अंदर एक्सपायर कर गया। अब आप सोचिए कितनी भयावह कंडीशन हो सकती है। तो कभी भी हमें शुद्ध में नहीं आना है कि कोई भी पैथी में अगर हम हैं तो मैं ही निकाल कर रहूंगा, हम सर्वे सर्वा नहीं है। नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। और ये मानव शरीर जो है ना, बहुत चुटकियों का खेल होता है। अगर सब कुछ सही चल रहा है तो सही चल रहा है, लेकिन 1 सेकंड में अगर स्थिति खराब होनी होगी तो वो सुधर नहीं पाएगी। तो मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि डक्ट में आई हुई है, जैसे ये हुआ। दूसरा एक हमारे गुर्दा है, गुर्दे के बाद क्या है, एक यूरेटर है, यानी कि पेशाब की नली। अब जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, बिल्कुल सही बोला, कि जब तक वो हिलती नहीं है अपनी जगह से, या फिर वो डक्ट में नहीं आ जाती, तब तक दर्द नहीं होता, किडनी स्टोन की अगर हम बात करें तो। लेकिन अगर वो वहां पे आ गई है, ठीक है, और पथरी का साइज ज्यादा बड़ा है हमारी यूरेटर की साइज से, क्योंकि यूरेटर का जो साइज होता है लगभग 11 mm तक का होता है, अगर पथरी का साइज उससे ज्यादा है और वो नीचे आ गई है, तो वो ऐसा ऑब्स्ट्रक्ट कर देगी। इसमें क्या है, ये भी इमरजेंसी कंडीशन है, इसमें भी हम ज्यादा चांस नहीं ले सकते। हम 3 से 4 दिन में देखेंगे, अगर वो पथरी वहां से हिल रही है, गल रही है, तो ठीक है। कारण क्या है कि मुझे अपने गुर्दे बचाने हैं, क्यों, अब यहाँ पे पथरी आके अटक गई है, ठीक है, यहाँ पथरी आके अटकी है, तो ये पीछे क्या करेगी, यूरिन का फॉर्मेशन तो किडनी में हो ही रहा है ना। अब अगर वहां पे अगर वो निकासी आगे रुक गई है, तो ये पीछे क्या करेगा, बैक प्रेशर मारेगा, जिसको हम लोग हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। अगर बैक प्रेशर इतना ज्यादा हो गया कि वो हमारे जितनी भी सेल है उसको उसने इतना ज्यादा प्रेशराइज कर दिया कि जो उनको ब्लड सप्लाई छोटी छोटी, बहुत आंखों से भी नहीं देख सकते ऐसी ब्लड सप्लाई होती है, माइक्रोवेस्कुलेचर जिसको हम लोग कैपिलरीज बोलते हैं, वो ब्लड नहीं मिल पाएगा उसे, और वो सेल्स वहां पे डैमेज होने लगेंगी और गुर्दा खराब भी हो जाता है। मुझे गुर्दे को भी बचाना है, तो इसमें हम लोग बहुत ज्यादा चांसेस नहीं ले सकते डॉक्टर साहब, क्योंकि मुझे अपने पेशेंट की हेल्थ को देखना है कि वो और खराब ना हो जाए, गुर्दे को बचाना है, पीलिया होने से बचाना है। तो बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं इसमें, थोड़ा जल्दी जल्दी पेशेंट को बुला करके हम लोग कोशिश कर सकते हैं, करते भी हैं। कितने हजारों पेशेंट्स मैंने अपने लाइफ में, जिनको यूरिन की नली में आके फंस जाता है यूरेटर में, वहां पे मैंने किया, और पेशेंट ठीक भी हुए। लेकिन कुछ उनमें से कुछ पेशेंट ऐसे थे जो ठीक नहीं हो रहे थे, तो मुझे गुर्दे बचाना था, तो मैंने कहा कि तुरंत आप इसको जाके लेप्रोस्कोपिकली अपने इसको, एक नई टेक्निक आई है जिसमें किरणों के द्वारा उस पथरी को गला दिया जाता है, और यूरिन का फ्लो बढ़ा करके उस पथरी को वहां से फ्लश किया जाता है, जिसको हम लोग लिथोट्रिप्सी बोलते हैं। तो हर चीज का हमें समावेश करके अपने आप को नॉलेज पूरी रखनी है, क्योंकि हम नॉलेज पूरी रखेंगे तभी हम पेशेंट को गाइड कर पाएंगे कि भाई ये अब मेरा केस नहीं है, तुम जाके अपने अपनी हेल्थ को, अपने गुर्दे को बचाओ, अपने पीलिया होने से बचाओ, अपने आप को पहले ठीक करो, आप एलोपैथी साइंसेस में चलो। तो हम सबको मिलके काम करना है ताकि पेशेंट के वेलफेयर के लिए हम लोग काम कर सकें। ये बहुत अच्छा थैंक डॉक्टर यू, साहब, बहुत अच्छे विचार थैंक आपके। यू डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर। और हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर शांता तनेजा जी भी जुड़ी हुई है। मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद दीपन जी। ओम जी। मैं पतंजलि राज्य कार्यकारिणी, अब तो संरक्षिका का भी पद दे दिया, आप सबको मालूम है। पर मैं डॉक्टर साहब के बारे में क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। इतनी स्पष्ट शब्दों में इतने अच्छे तरीके से जानकारी दी है
कि मुझे लगता है कि जितने भी हमारे सुनने वाले हैं उनको अच्छी तरह जो भी स्टोन की प्रॉब्लम होगी किडनी और गॉल ब्लैडर की अच्छी तरह समझ आ गई होगी, उसका निदान भी समझ आ गया होगा। और बहुत अच्छे, मतलब कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के नाते भी इनको एलोपैथिक होम्योपैथिक तीनों विधियों का बहुत अच्छे से ज्ञान है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगी कि इनको एक दो बार फिर समय पे बुलाया जाए, और भी जो हमारे पेशेंट्स की मोस्टली बीपी की, शुगर की, या जो और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम अलग अलग डॉक्टर से सुनते रहते हैं, परंतु हर व्यक्ति का समझाने का बताने का तरीका अपना अलग होता है। उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। जब मैंने इनका नाम पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, दिनेश विश्वास। मैंने सोचा शायद कुमार विश्वास से इनका कोई मतलब है, पर बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने सब कुछ बताया हमें। और मैं सिर्फ यही कहूंगी कि शब्दों की सीमा ना होती तो बहुत कुछ कह दिया होता है इनकी शान में। शब्दों की सीमा ना होती तो बहुत कुछ कह दिया होता है इनकी शान में। वरना मैंने तो कोई कमी पाई नहीं आदरणीय आपके ज्ञान में। मैंने तो कोई कमी पाई नहीं आपके ज्ञान में। बहुत, हम आपको कुछ भी नहीं दे सकता है फाइनेंशियली, और कुछ वो नहीं कर सकते, सिर्फ शुभकामनाएं ही दे सकते हैं कि आप बहुत अच्छे डॉक्टर बनो, आपकी ख्याति बहुत अच्छे से पहुंचे। और सबसे बड़ी बात जो आपसे मैंने आप जब इंटरेक्ट कर रहे थे समझी, कि आप पेशेंट का ध्यान बहुत अच्छे से रखते हो। आप फाइनेंशियली कम सोचते हो अपने बारे में। ये सोचते हो कि बिना डैमेज के, बिना कम पेशेंट को फाइनेंशियली लॉस दिए हुए हम कितना उसको सुख पहुंचा सकते हैं। तो ये प्रवृत्ति मैंने आप में देखी बात बात में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका पतंजलि परिवार से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शांता तनेजा कभी कोशिश करूंगी, कहाँ आप रहते हैं पर्सनली मिलूंगी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब की तारीफ के उसमें दो शब्द मेरे भी हैं कि मेरे बेटे की एक बार कान में बहुत जबरदस्त इंजरी हो गई थी। मैं उसको जो है कहीं पर डॉक्टरों से पूछते पूछते परेशान हो गया। किसी ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल है। उसको मेडिसिन दे करके थोड़ी देर के लिए सुलाना बहुत मुश्किल है। मैंने डॉक्टर साहब से एक दवाई के लिए बोला, तो सर ने एक मुझे ट्यूब बताया, और वो ट्यूब लगाते ही शाम को वो पूरा इतना बड़ा फुंसी हुआ पड़ा था वो एकदम ठीक हो गया। वो डॉक्टर साहब के जो मेडिसिन है वो भी बहुत कारगर होती है आयुर्वेदिक। और वो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आपने बहुत सुंदर हमें ज्ञान वर्धन दिया। तभी तो और आगे डॉक्टर भी पंत हाँ। जी, तभी मैंने पंत जी बोला कि इनको एक दो बार और हाँ बुलाओ, जी ताकि जी हर जी। डॉक्टर का कहने का समझाने का तरीका अलग होता है। पता नहीं कौन सी किस बात का इम्पैक्ट पड़ जाए। और हमारे हम्म, पेशेंट खासकर जैसे कहते हैं कि डायबिटीज से दूर हो जाते हैं, बीपी, क्यों एलोपैथिक डॉक्टर तो ये कहते हैं क्योरेबल नहीं होती, जब तक सांस है तब तक दवाइयां चलेगी। परंतु अब मैंने देखा है कि कई दवाइयां होती हैं शुगर की, और उनकी हम ठीक होते हैं। हाँ, हमें अपना परहेज करना है। बहुत लंबी बात हो जाएगी, फिर कभी इस विषय में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू। दर्शकों, और इसी के साथ क्लास को समापन की ओर ले जाने से पहले मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि सभी लोग कमर गर्दन सीधी करें, एक शांति पाठ कर लेते हैं, उसके बाद हम क्लास को समापन की ओर ले जाते हैं। सभी लोग कमर और गर्दन सीधी करें, एक दीर्घ ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ। भरें गहरा लंबा सांस। ओ ओम द्यौ शांति अंतरिक्षे गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इस शांति को महसूस करें। अपने चारों ओर की प्रकृति, आपका मन पूरी तरह से शांत। दोनों हाथों को आपस में जोड़ें, धन्यवाद करें उस परम पिता परमात्मा का
धन्यवाद आप सभी आत्माओं का भी जो इस पटल पर जुड़े हुए हैं। घर्षण करें तेजी के साथ और उससे निकली हुई ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी कामना के साथ कल सुबह 5:30 बजे फिर मिलते हैं। जो आज पहली बार जुड़े हैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हमारी जो ये योग कक्षा है वो सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक नियमित रूप से होती है। जिनको किसी को भी जुड़ना है वो प्लीज कांटेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच। और जिन्होंने ये कोई दवाई या मेडिसिन अच्छे से नहीं सुनी हो, ये रिकॉर्डिंग भी रहती है, तो ये रिकॉर्डिंग भी आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू।